Assalamu alaikum dear students. The second topic of nuclear physics 1 course is nuclear binding energy and magnetic dipole moment. In the previous lecture we discussed about what is nuclear physics and the study of the nucleus and types of nuclei. Now in this lecture we discuss about what is mass effect and nuclear binding energy, formula of the mass effect and binding energy per nucleon and binding energy curve and magnetic dipole moment, a nuclear magnetron and magnetic dipole moment of proton and neutron. जो हमारे पास आउटलाइंस हैं, कंटेंट्स हैं जो आके लेक्चर के जो हमने डिस्कस करने हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले है मास इफेक्ट. हम मास इफेक्ट्स को जो है वो डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे. देन हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी के डेफिनेशन, उसका फार्मूला हम देखेंगे. देन एग्जांपल उससे रिलेटेड और कुछ उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल से रिलेटेड जो कि आप लोग करेंगे. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर फाइंड आउट करनी है तो वो हम किस तरह से करते हैं. बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे हम क्या कंक्लूजन लेते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो प्रीवियस नॉलेज होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, उसको जो है हम यूज़ करते हुए उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम फिर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो है मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो देखेंगे. लास्ट में हमारे पास होंगी रेफरेंस बुक. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मास इफेक्ट. व्हाट इज मास इफेक्ट. तो इसका पहले ओवरऑल व्यू लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था हिंट. अब जो है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ, देन हम इसको डिफाइन करते हैं. एक्चुअली में मास इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस है, उसका अगर एक्सपेरिमेंटली हम जो है वो मेजर करते हैं मैस थ्रू मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, तो उसका जो मैस आता है और जो इंडिविजुअली उसमें जो इनसाइड द न्यूक्लियस हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर इंडिविजुअली हम उनके मैसेज जो है वो कैलकुलेट करके उनको एड अप सम अप करें तो उनमें और जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली मैस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आता है दोनों में डिफरेंस आता है. अब वो जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं मास इफेक्ट. ठीक है. अब हमें पता है कि जो हमारे पास ये जी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है. ठीक है. और जो हमारे पास ए माइनस जी होता है यानी कि एटॉमिक मैस माइनस आपके पास एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर, वो आपके पास हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. उनको माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. ये जो m है ये आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस का होल का टोटल मैस है. ठीक है. जो कि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं. तो मैस इफेक्ट को हम डेल्टा m से जो है वो डिनोट करते हैं. अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं मैस इफेक्ट की. द मैस ऑफ अ पार्टिकुलर एटम इज ऑलवेज स्लाइटली लेस than the sum of the masses of the individual neutrons, protons and electrons of which the atom consists. ठीक है. कि जो हमारे पास पार्टिकुलर एटम का जो मैस होता है यानी कि होल न्यूक्लियस का आप कह लें, अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जस्ट बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की ना करें, एटम की, तो एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो उसका एटॉमिक न्यूक्लियस का जो होल का मैस होगा वो लेस होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल. अगर हम न्यूक्लॉन्स की बात करते हैं यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, उनके मुकाबले में उनका मैस जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस का कम होगा. अगर ओवरऑल एटम की बात करें तो एटम का मैस जो है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो के एटम में जिन पर कंसिस्ट करता है. ठीक है. दिस डिफरेंस ऑफ मैस ऑफ न्यूक्लॉन्स इन अ न्यूक्लियस एंड मैस ऑफ दैट न्यूक्लियस मेजर एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड मैस इफेक्ट. ये जो डिफरेंस आता है मैस का वो न्यूक्लॉन्स की वजह से आता है. नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स जो है उसमें कम या ज़्यादा हैं. ठीक है. और जो मैस ऑफ द न्यूक्लियस हम ये करते हैं एक्सपेरिमेंटली, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं मैस इफेक्ट्स. अब मैथमेटिकली अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो मैस इफेक्ट्स किसके इक्वल है, सम ऑफ मैसेस ऑफ न्यूक्लॉन्स माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है. यानी कि जो इंडिविजुअल हमारे पास न्यूक्लॉन्स होंगे उनका जो मैस होगा उनको सम करेंगे, माइनस हम कर देंगे जो होल का न्यूक्लियस का मैस है एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया उसको, तो आपके पास आ जाएगा मैस इफेक्ट. इसलिए ये डेल्टा जो है वो चेंज को इसमें डिफरेंस को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको डेल्टा m से डिनोट करते हैं मैस इफेक्ट को.
विच इज़ इक्वल टू जी एम पी। अब जी हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया। जी हम इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और सेकंड आप इसको ये भी नेम दे सकते हैं प्रोटॉन नंबर, चार्ज नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई उसको हम कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन को। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ कहा था कि आप लोगों ने याद करनी है, जो कि हम नेक्स्ट जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें यूज़ होती हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो मास ऑफ प्रोटॉन्स की लास्ट टाइम मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी, उसकी AMU में और किलोग्राम्स में, वो यहाँ पे आप उसके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस एटम में, उसको उसके मास से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास होता है 1.0073 AMU, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन का एटम है जिसमें 1 प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसमें 1 आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी। जी की जगह पे आप 1 रिप्लेस कर देंगे और उसके मास नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस A माइनस जी आपके पास क्या होता है, A इज़ एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। A उसका एटॉमिक मास नंबर है, यानी कि अगर मैं ड्यूट्रियम की बात करूँ यहाँ पे, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में लास्ट टाइम मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन का मेथड बताया था कि ये सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास एटॉमिक मास होता है A से, जिसको हम डिनोट करते हैं, और ये आपके पास प्रोटॉन नंबर होता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन नंबर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। उसको मास से मल्टीप्लाई कर दें प्रोटॉन के मास से। A आपके पास यहाँ पे क्या है 2 माइनस 1 आपके पास क्या है, उसका एटॉमिक चार्ज नंबर, यानी कि प्रोटॉन। 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन्स के मास से मल्टीप्लाई कर दें, उसका मास होता है, लास्ट टाइम मैंने इसकी वैल्यू लिखवाई थी 1.0087 AMU, ठीक है। माइनस जो आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस, जो भी आपको एटम गिवन है जिसका एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज जो एक्सपेरिमेंटली आपको बताया गया, वो आप इसमें से निगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये है आपके पास मास डिफेक्ट की डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है मास डिफेक्ट? जी स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स आप लोगों ने करना है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप लोग बताएं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो आप उसको डिस्कस करें। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया था, ये हमारे पास क्या होता है, वेयर MP एंड MN डिनोट्स रिस्पेक्टिवली द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो हमने इक्वेशन लिखी उसमें। However, ताहम our nucleus is not a simple collection of protons and neutrons। अब हमें पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कलेक्शन नहीं होती, न्यूक्लियस की, बट दे स्ट्रॉन्गली कंबाइन विद ईच अदर थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नेम द न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन वो आपस में किस वजह से कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, वो स्ट्रॉन्ग उनकी इंट्रैक्शन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपस में जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब अगर हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना चाहें न्यूट्रॉन का, तो फिर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूट्रॉन H12 विच हैज़ एक्सपेरिमेंटल मास 2.0136 AMU, ठीक है। इसको आप यूनिफाइड मास यूनिट जस्ट यू भी लिख सकते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल यानी कि टोटल न्यूक्लियस का मास जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया गया वो आपको गिवन है, और साथ में आपको न्यूट्रॉन का फार्मूला जो है एटॉमिक न्यूक्लियस वो आपको गिवन है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, मास डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी कॉपीज पे इसको करें। फार्मूला ये लिखें, डेल्टा M इज इक्वल टू GMP प्लस A माइनस जी इंटू MN माइनस M न्यूक्लियस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जी आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जल्दी से साथ साथ करते जाए, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको मैंने बताया है फर्स्ट लेक्चर में भी अच्छी तरह से इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ये आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और ये आपके पास होता है एटॉमिक मास A, ठीक है। तो 2 माइनस 1 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, वो भी 1 है। आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, वो भी 1 है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन्स मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। वो जो U के यूनिट्स में आप लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में, क्योंकि आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस का मास जो है वो भी एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, तो इसलिए आप जो उसका प्रोटॉन का मास है वो भी एटॉमिक मास यूनिट वाला लेंगे, जो कि आपके पास होता है 1.0073, ठीक है, 1.0073 AMU। इसी तरह से आप
जो है वो न्यूट्रॉन का जो मैंने आपको लिखवाया था वो आप लिख लेंगे, वो होता है आपके पास 1.0087 AMU, और टोटल का आपको गिवन है यहाँ पे 2.0136। तो आपने मास डिफेक्ट्स जो है वो जो डिफरेंस आ रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो जल्दी से करके मुझे आंसर बताएं कि क्या आंसर आता है। अब देखें बहुत इजी है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा नहीं है और ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। 1 1 है, तो आपको पता है जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास मास ऑफ द प्रोटॉन नंबर होगा एक न्यूट्रॉन का, वही आपके पास प्रोटॉन का आएगा और वही आपके पास न्यूट्रॉन का आएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा होते फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते तो वो चेंज होता। अब सेम वही रहेगा, तो आप दोनों को ऐड कर लें और माइनस कर दें जो आपको मास गिवन है न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रॉन का। कॉपी पेंसिल आप लोग अपने पास रखा करें, ठीक है। जब मैं पढ़ा रही हूँ कोई इस तरह से पॉइंट्स आए फ़ौरन से आप उसको नोट करें, और कुछ अगर कैलकुलेशन हैं तो वो फ़ौरन से साथ में करके देखिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है, वो एटम्स और न्यूट्रॉन से मिलके हमें कहा है कि वो कंबाइन होते हैं न्यूक्लियस में। इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास डायग्राम है, तो इस तरह से वो आपस में कंबाइन है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है। अब अगर हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो हम लगाएंगे उस पर, तो देन हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब वो जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो कि इनको सेपरेट कर सके, इनको ब्रेक कर सके। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ये जो है वो आपस में कंबाइनली जो है वो होल्ड ऑन किए हुए हैं, स्टेबल फॉर्म में है न्यूक्लियस। अगर वो बाइंडिंग एनर्जी उनके पास नहीं होगी वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होंगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी है, अगर हाई बाइंडिंग एनर्जी उनके पास है तो वो स्टेबल फॉर्म में होंगे, अगर लेस है तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में नहीं होंगे, लेस स्टेबल होंगे, कि उनको हमारे लिए ब्रेक करना इजी होगा। अगर ज़्यादा हाई एनर्जी है उनकी तो उनको हमें ब्रेक करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी, उनको हमें ब्रेक करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ न्यूक्लियस इज स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कोई भी न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है किस वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। द टोटल एनर्जी टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, सच दैट इट्स न्यूक्लॉन्स, यानी कि न्यूक्लॉन्स को, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को बिकम्स फ्री, कि उनको फ्री कर सके, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड आप डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लॉन्स अपार्ट, ठीक है, यानी कि टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लॉन्स अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स। उस फोर्स के अगेंस्ट जो है, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स उनको कंबाइन किए हुए हैं, हम उसके अगेंस्ट वर्क करके उसको कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर सके, यानी कि न्यूक्लॉन्स को। तो वो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसकी अमाउंट वो हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी। द बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मेजरमेंट होती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, कि वो बताती है बाइंडिंग एनर्जी के जो आपका न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। द न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल इफ़ इट हैज़ हाई बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर न्यूक्लियस जो है वो मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा अगर उसके पास हाई बाइंडिंग एनर्जी है। तो ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी और इसकी डेफिनेशन। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी, जैसे हमारे पास आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जो हम रिलेटिविटी में भी स्टडी करते हैं, E इज इक्वल टू mc²। वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी एनर्जी की? E इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे जो कि हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की, तो ये जो एनर्जी होगी इसी इक्वेशन को हम अगर रिप्लेस करें तो E को हम B, बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो BE से रिप्लेस कर देंगे, और मैथ यहाँ पे हमारे पास मैथ डिफेक्ट आ रहा है, यानी कि उसमें डिफरेंस आ रहा है मैथ में, तो उसको हम डेल्टा M से रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा c²। तो इसमें हम डेल्टा M की वैल्यू पुट करते हैं जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ी है मैथ डिफेक्ट की फार्मूला में, उसको हम पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट ये देखें, ये अभी हमने मैथ डिफेक्ट का फार्मूला पढ़ा कि उसमें क्या आप करते हैं,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस A माइनस C यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस विच कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर एंड इनटू C स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला कि अगर आपको कहा जाए कि किसी की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करें, जैसे अभी हमने मास इफेक्ट फाइंड आउट किया था, सारी टर्म्स यही हैं। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी उसकी फाइंड आउट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और C हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस की। मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी की कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको आ जाए, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम हैविंग एक्सपेरिमेंटल मास 4.00153 U। ठीक है, हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी हीलियम एटम की जिसका एक्सपेरिमेंटल मास जो है यानी कि टोटल एटॉमिक न्यूक्लियस मास जो है वो 4.00153 U है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले सबसे तो हम हीलियम एटम का हमें पता है कि उसका 4 जो है वो एटॉमिक मास होता है और उसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 2 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इसका 4 एटॉमिक मास होता है और 2 इसका प्रोटॉन नंबर होता है। तो यहाँ से हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, देन हम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप देखें हीलियम है C इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड N यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू A माइनस E, और A आपके पास क्या है 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपके पास आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ गए, मास नंबर प्रोटॉन का आपको याद है। ठीक है, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको याद है और एक्सपेरिमेंटल मास गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। C की वैल्यूज भी आपको पता है, C की वैल्यू सम टाइम जो है वो हम यूज़ करते हैं और सम टाइम हम उसको जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कैलकुलेट की थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 2 आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट जो है वो आपके पास प्रोटॉन का वो है 1.007276 U प्लस 2 आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.00866 5 U माइनस एक्सपेरिमेंटल मास क्या है न्यूक्लियस का 4.00153 U। ठीक है, इन सब में U है यूनिट्स, तो U आप कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये यूनिट मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। U इंटू C स्क्वायर हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, तो U की वैल्यू थी जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज आई थी वो थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो एनर्जी की लास्ट टाइम हम वैल्यू एनर्जी और मास का जो रिलेशन हम देख रहे थे उसमें फाइंड आउट की थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, जो भी आपके पास इसकी वैल्यूज आई इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास आ जाएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इट मीन्स 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक हीलियम न्यूक्लियर, यानी कि इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है अगर हम हीलियम के एटम्स को ब्रेक करना चाहते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में से कोई भी जो है वो स्किप करना चाहते हैं, उसमें से निकालना, उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 28.2 जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी अमाउंट। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन एज कि जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको आप टोटल एटॉमिक मास नंबर जो होगा उस एटम का, उस न्यूक्लियाई का, उस पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने कैलकुलेट की बाइंडिंग एनर्जी वो थी आपके पास 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप 4 उसका एटॉमिक मास होता है, 4 पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द हीलियम एटम।
इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एवरी एलिमेंट, कि कोई भी अगर आपको एलिमेंट गिवन दिया जाता है तो इस तरह से आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक असाइनमेंट है, क्वेश्चन हैं, इसी से रिलेटेड जो भी मैंने आपको करवाई है एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड आपने जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आप इसकी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जस्ट बाइंडिंग एनर्जी लिखा हुआ है, आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसकी पर न्यूक्लियन जो है वो भी वेरीफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी बाय यूजिंग सेमी एम्पेरिकल फार्मूला। सेमी एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस किया, उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। आयरन एटम के लिए एटॉमिक मास जो है उसका, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस का मास जो m है वो गिवन है एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट वाला 56.934939 U, एंड यूरेनियम एटम के लिए जो है वो 238.0289 U है। ये आपको एक्सपेरिमेंटल मास गिवन है, आपने फार्मूला यूज़ करना है, ये एटॉमिक मास आयरन के लिए और यूरेनियम के लिए जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप सिंपल उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें, और आपके पास जो फार्मूला हमने यूज़ किया है कि बाइंडिंग एनर्जी विच इज़ इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस G इंटू MN माइनस टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस M इंटू C², तो वो आप इसमें पुट करें और इनकी वैल्यूज़ जो है एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेट करें। आफ्टर दैट जो आपके पास वैल्यू आए उसको आप उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस तरह से करें। जो स्टार्ट वाले रोल नंबर्स हैं 20 स्टूडेंट्स, वो आयरन की कैलकुलेट करें, जो बाद वाले हैं वो यूरेनियम की। करनी आपने दोनों हैं, लेकिन अभी क्लास में एक एक करें ताकि आपका मैं वेरीफाई कर सकूं कि जो आपने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली है वो आपकी ठीक है और आपको इसकी समझ आई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगी, और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी लेस होगी, डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज, किस एटम पे जाके वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज, उसको हम जो है वो आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज द जनरल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन टू आयरन, कि जो ये जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स है ये हाइड्रोजन से लेके यहाँ पे ये जो आयरन शो हो रहा है आपके पास वहाँ तक वो बता रहे हैं कि इंक्रीज करती है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, आयरन का जो है वो एटम वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। फ्रॉम आयरन 56 ऑन द बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज, उसके बाद से फिर से बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आए तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस साइड पे जो है वो मास नंबर लेना है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और अलोंग द वर्टिकली आपने लेना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे अभी आपने कैलकुलेट की दो एटम्स के लिए, यूरेनियम एंड आयरन के लिए, इसी तरह से आप किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने इस साइड पे लेना है वर्टिकली, और मास नंबर जो है वो इस साइड पे लेना है। मास नंबर आप 20 के डिफरेंस से ले लें, यानी कि फर्स्ट की आप 0 से स्टार्ट करें कर्व, तो फिर आप ले लें 20, 40, 80 एंड सो ऑन 240 तक ले जाएं, ठीक है। इस तरह से स्केल ड्रॉ कर लेंगे आप, और इसी तरह से जो मास नंबर है वो 1 से स्टार्ट करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि वो आप 1, 2, ठीक है, एंड 3। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग देख के आपको लगेगा कि किस तरह से हम इसको याद करें, कैसे पेपर में ड्रॉ करें, तो वो आपको थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ कि कुछ वैल्यूज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। 4, 5, 6 और इसी तरह से ये 7 एंड 8 कर लेते हैं। एट से अब आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब ड्रॉ किस तरह से करना है, इसके लिए कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपने याद करनी है, ठीक है। अगर वो वैल्यूज़ आप कुछ बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज़ याद कर लेते हैं, अगर नहीं भी याद करते आपको कैलकुलेट तो करनी आती है, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो आप इजीली इसका जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा देती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन के लिए यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन के लिए आपके पास होती है इसकी वैल्यू 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये सारी वैल्यूज मैं लिखूंगी, तो आप ये लिखेंगे 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। वैसे तो पूरा किस तरह से डिनोट करते हैं हम 1 से, इस तरह से मैं सारा नहीं कंप्लीट लिख रही, लेकिन उसके नेम्स लिख रही हूँ। एटॉमिक न्यूक्लियस के हाइड्रोजन के लिए आपके पास 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो आपके पास ड्यूट्रियम का एटम होता है जिसमें 2 एटॉमिक मास होता है और 1 उसका एटॉमिक यूनिट होता है, एटॉमिक नंबर, उसकी क्या होगी आपके पास, इसकी वैल्यू 0 है, उसकी आपके पास होती है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आप हीलियम एटम की अगर देखें, हीलियम की बात करें तो हीलियम की आपके पास क्या होती है, जिसका 4 एटॉमिक मास है और 2 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है आपके पास, वो होती है तकरीबन ऑलमोस्ट 7 के अराउंड अबाउट, ठीक है, 7। उसके बाद हीलियम के बाद आप लिथियम की बात करें अगर, तो लिथियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसका 6 एटॉमिक मास होता है और 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है। मैं अभी जस्ट लिथियम लिख रही हूँ, एटॉमिक मास और नंबर नहीं लिख रही। इसकी आपके पास आ जाती है 5, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट अगर कुछ और वैल्यूज हम देख लें, फॉर एग्जांपल कार्बन की, तो कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसकी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है 7.8 के अराउंड, ठीक है, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कार्बन के बाद हम बात करें तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की ले लें चलें, क्योंकि ग्राफ में अभी आपके ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऑक्सीजन की आपके पास होती है 8, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 8 होती है। ऑक्सीजन के बाद आप आयरन की अगर बात करें, जैसे कि भी आपने कैलकुलेट की, वो 8 प्लस होती है आपके पास, 8.5 या 8.8 तक जाती है आपके पास, अगर प्रॉपरली आप उसको देखें तो ये आपके पास आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन की बाइंडिंग एनर्जी। आयरन के बाद लास्ट में जब डिक्रीज आपकी कर रही है बाइंडिंग एनर्जी, यूरेनियम की बात करें ग्राफ कंप्लीट करने के लिए, तो यूरेनियम 238 उसका एटॉमिक मास, या 235 वाला भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, 92 उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो यूरेनियम एटम की आपके पास आएगी 7.6 के अराउंड अबाउट, ठीक है, 7.6 के अराउंड अबाउट। तो इस तरह से अगर ये आपके पास 4 और 4 8 एलिमेंट्स हैं, अगर आप इन 8 एलिमेंट्स की वैल्यूज जो है बाइंडिंग एनर्जी की याद कर लेते हैं, तो आपको ये ग्राफ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इसीलिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप इससे क्या देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या किस तरह से इफ़ेक्ट करती है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के स्टेबल होने में, कितना उसका रोल है, उसकी वैल्यू हाई है तो उस पर क्या इफेक्ट कर रही है, अगर लेस है तो उस पर क्या इफेक्ट कर रही है। तो ये वैल्यूज़ अगर हम याद कर लें तो हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊँ किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें। सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसकी 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आप निशान लगा लें, ठीक है, पॉइंट लगा लें, ये आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद मैंने आपको बताया ड्यूट्रियम की, जिसकी के 1.1 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा आपके पास 1.1, ठीक है, यहाँ पे आप उसकी लिख लें। उसके बाद हीलियम एटम किया, हीलियम का आपके पास 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम एटम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद लिथियम है, लिथियम की 5 है, तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जस्ट मैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू देख रही हूँ, आपने इधर से एटॉमिक मास नंबर भी देखना है, ठीक है, कि उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, 2 है, 20 है या 40 की रेंज में है, तो वो एटॉमिक मास नंबर इधर से आपने उसको देख के लेके जाना है, और इधर से बाइंडिंग एनर्जी, देन आपने यहाँ पे उसका निशान जो है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद लिथियम के बाद आपके पास आ जाता है कार्बन, जिसकी के तकरीबन 7.8 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, जिसकी के 8 है, जी बच्चों, तो यहाँ पे उसका मास नंबर 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 0 है, तो उसी लाइन पे आ जाएगा आपके, ठीक है।
इसी तरह से जो ड्यूटियम है उसका मास नंबर 2 होता है। यहाँ पे आप आउट करके आपके पास 2 है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है 1.1, तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप निशान लगा लेते हैं, पॉइंट्स लगा लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास हीलियम आ जाता है, ठीक है। आपके पास हीलियम का जो है वो एटॉमिक मास नंबर 4 होता है। यहाँ से आप देखें ये 20 तक है ना लिया आपने, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 होगा। अगर 10 की रेंज में लिख लें, आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप थोड़ा सा फासला ज़्यादा रख लें, यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरह से भी ले सकते हैं। तो उसका तकरीबन 4 होता है। यहाँ से 4 के राउंड अबाउट आप जाएँ और उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 7। यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लें। इस तरह से आप पॉइंट ड्रॉ करके देन इनको आपस में जो है वो इस तरह से कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो कर्व आएगा, ठीक है। क्लियर है आप सबको? इस तरह से आप जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास आयरन है, जी बच्चे जो बच्ची पूछ रही थी जिनको समझ नहीं आ रही उनको क्लियर है? आप ना अपना मूव कर लिया करें। अगर आपको आवाज़ कट के सुनाई दे रही है टीचर की, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है, तो इट्स मीन कि आपका इशू है, टीचर का नहीं। अगर बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इशू हो कि टीचर्स की उनको क्लियर नहीं आ रही, फिर सबके टीचर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है नेट इशू में, ठीक है। अगर बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है, आपको जस्ट नहीं क्लियर, तो आप अपनी जो है वो स्पेस चेंज करके देखें। जी बच्चों अब क्लियर है? अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जो आपके पास आयरन की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम तकरीबन 8.5 से अबव 8.8 तक होती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो बाद में फिर जो एटम्स होते हैं उनकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स लगा दिए हैं डिफरेंट एटॉमिक मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी है सबकी वैल्यूज तो नहीं गिवन, जस्ट सिंपल अगर आपने ड्रॉ करना है कुछ एटम्स लेके इस तरह से एटॉमिक न्यूक्लियस उनकी वैल्यूज लिख के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट में आप यूरेनियम की यहाँ पे शो कर दे जिसकी तकरीबन 7.6 के राउंड अबाउट है। तो इस तरह से आप एक ग्राफ जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का ड्रॉ कर सकते हैं और उससे बता भी सकते हैं कि उसके क्या मीनिंग्स है, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह से वो बता रहा है, ठीक है। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं क्या इससे हम कंक्लूड करते हैं वो हम देखेंगे। अगर आप देखें कि 0 से 30 तक, यानी कि ये जो ऑक्सीजन का आपका आता है यहाँ तक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स और अगर देखें तो 30 तक हम देखेंगे अगर, तो आपके पास उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, उसकी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। 30 से लेस जो एलिमेंट्स हैं हम उससे ये कंक्लूड निकाल कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई, इसको हम बोलेंगे लाइट न्यूक्लियाई, हैविंग मास नंबर लेस देन 30, जिनका मास नंबर लेस देन 30 है उनमें से आप लाइक आप लिखते हैं हीलियम, कार्बन, लिथियम, ठीक है। वो क्या शो कर रहे हैं इस स्मॉल, उनमें जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है वो कम है, लेस है। इसका क्या मतलब होगा, वो उसको हम इजीली डीकम्पोज कर सकते हैं, इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, वो मोस्ट स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है। यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एटॉमिक न्यूक्लियस है उसको आपने ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं कि उसमें से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को सेपरेट कर सकें। तो अब वो जो लेस देन 30 एटॉमिक मास से न्यूक्लियाई आ रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू अबव देन 30। अब 30 से अगर हम आयरन तक मूव करें 56 जिसका एटॉमिक मास है, तो वहाँ पे देखते हैं हम सबसे ज़्यादा जो है वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, हाई बाइंडिंग एनर्जी है वहाँ पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन द नेचर जो है हमारे पास आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल एटम है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है जिसकी सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है 8.8। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ एटम्स की उसके राउंड अबाउट है, लेकिन उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आप ये कह लें कि ये 50 से 100, 140 या 100 तक जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। अगर हम 50 से कम की तरफ जाएं वो लेस स्टेबल है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। और अगर हम 120 या 140 ले लें उससे अबव जाएं जिनका एटॉमिक मास नंबर है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, कम है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आयरन के बाद जो है आपके पास लेस देन एटॉमिक मास ऑफ 30 जो है वो बाइंडिंग एनर्जी लेस है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है, उनको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अबव देन 30, 40 टू 140 के रेंज में जो है वो ज़्यादा स्टेबल हैं, उनके
के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी जो है उनकी ज़्यादा है, उनको हमें ब्रेक करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन उसके बाद जो एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मास नंबर 140 से अबव हैं एंड सो ऑन, उनकी क्या है बाइंडिंग एनर्जी कम है और वो भी क्या है लेस स्टेबल हैं, मोर स्टेबल नहीं है। जो मोर स्टेबल है वो 40 से अबव यानी कि 50 से लेके आप कहें 140 की रेंज में जो है वो मोर स्टेबल है। तो इस तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बिहेवियर को, कि वो क्या शो कर रहा है कि कितने एटॉमिक मास वाले जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और वो क्या होंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपके पास क्या होती है। थोड़ा सा हम प्रीवियस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो है उसको डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा कि एक अगर आपके पास सर्कुलर लूप है उसके अराउंड जो है ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, ठीक है। और अगर हम उसका सेंट्रल पॉइंट ओ से डिनोट करें तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसमें वहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा देन वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बनेंगे, जनरेट होंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ बार मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट जो है वो एक्ट करता है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम इसकी देखें डेफिनेशन के किसके इक्वल होती है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब पॉजिटिव जो मूवमेंट होती है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे जनरेट होगी करंट की वजह से, उसके बाद जो है उसकी स्ट्रेंथ कि वो कितनी है तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कि उसकी स्ट्रेंथ अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट मूविंग इन अ सर्कल करंट लूप क्रिएट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी भी मूविंग सर्कल में जनरेट हो रहा है, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्रिएट होगी। म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट आई, वो आई पे डिपेंड करता है, एंड द एरिया ए, कि जिस एरिया के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है करंट जो है जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट हुआ है, वो उन दोनों पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी। दैट द लूप इनक्लोज, जिस लूप में है वो इनक्लोज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये किसकी इक्वल होती है, म्यू इज इक्वल टू आई ए। सेकेंडली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के एंड उसके एरिया के, ठीक है। आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और सिंपल वर्ड्स में अगर आप लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू आई ए। इफ वी ट्रीट द प्रोटॉन एज स्फीरिकल पार्टिकल दैट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ये तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन को कंसीडर करें एज अ स्फीरिकल पार्टिकल कि वो भी एक सर्कुलर लूप में रोटेट करता है, लेकिन वो ऑर्बिट्स में रोटेट नहीं करेगा, वो अबाउट इट्स एक्सिस जो है वो रोटेट करता है, उसकी स्पिन मोशन होती है, ठीक है। अपने ही एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट करता है, स्पिन करता है। वी कैन इमेजिन दैट इट कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिटली मैनी such positive current loops that can add up to form its own magnetic dipole moment। अब हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव करंट लूप जो है वहाँ पे जनरेट हुए। अब वहाँ पे करंट लूप जो है वो किस वजह से जनरेट होते हैं, आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन जो है वो क्वार्ट्ज से मिलकर बनता है, अप एंड डाउन क्वार्ट्ज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो जनरेट होते हैं और प्रोटॉन जो है वो ऐसा मैग्नेट एक्ट करता है और वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्रिएट होती है। तो उनको अगर हम ऐड करें तो वो फिर अपनी ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनाता है, जिसको म्यू से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन आता है जिसको आप म्यू बी से डिनोट करते हैं, और अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन आएगा जिसको हम म्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वही जो कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको कहा बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर मैग्नेट्रॉन में, जो आप लोगों ने बोहर मैग्नेट्रॉन को कैलकुलेट करते हुए आप लोगों ने देखा था, तो वही आप यहाँ पे सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई एंड इनक्लोजिंग एरिया ए, कि आप एक सर्कुलर लूप ले रहे हैं जिसमें करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है और एरिया उसका ए है, हैज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। अब हमें पता है कि जब हमने मूवमेंट या कोई भी इस तरह का फिनोमिना जिसकी वैल्यू हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको हम वॉट से जो है
इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड को मॉड की फॉर्म में, ठीक है। और विच इज इक्वल टू आई ए। Here we want to consider a simple classical model of an orbiting point charge circling around a center O, chosen to be the origin of the coordinate system. अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका सेंट्रल पोर्शन जो है वो चूज करते हैं कि वो O है सेंट्रल पार्ट, तो वो जो है O से उसका जो ऑर्बिट के कॉर्नर तक यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, उसको हम R से डिनोट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर रूप में तो उसकी स्पीड जो है वो v होगी। तो यही हमने इसी को इस वर्डिंग में लिखा है। द ऑर्बिटिंग पॉइंट चार्ज विद चार्ज E, उसका चार्ज जो होगा वो E होगा, एंड मैस जो है उसका m होगा, और सर्कुलिंग अराउंड द ओरिजिन, ओरिजिन के अराउंड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है विद द रेडियस r एंड स्पीड v। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज। अब इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड जो आती है वो आती है EL/2m। अब ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आई? वैसे तो इसकी आपने कैलकुलेशंस की हुई है बोहर मैग्नेट्रॉन में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये इक्वेशन जो मैंने सामने आपके लिखी है कि ये किस तरह से हमारे पास आती है। तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट स्टार्ट से आपको मैं देती हूँ, इक्वेशन की डेरिवेशन के किस तरह से ये आप इक्वेशन आपके पास आई है। अगर आपको डायरेक्टली ना याद करें तो आप इसको किस तरह से जो है वो लिख सकते हैं ड्राइव करके। तो यहाँ पे आप देखें, आपको पता है कि जो आपके पास करंट होता है वो होता है चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। एफएससी में भी आपने पढ़ा। तो करंट आपके पास किसके इक्वल होता है? चार्ज ओवर टाइम। चार्ज यहाँ पे जस्ट मैं सी लिख रही हूँ, पूरे स्पेलिंग इसके नहीं लिख रही। चार्ज ओवर टाइम होता है आपके पास टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का E है, उसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो ये आपके पास क्या आ जाएगा? E/T, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। ये आपके पास करंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें टाइम नहीं पता कि टाइम इसका क्या है, तो टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टाइम पीरियड यहाँ पे आपके पास टी होता है कि एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करते हैं आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करेगा, तो देन उसका जो टाइम पीरियड जो टी है टाइम होगा वो कितना होगा, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद। तो आपको पता है एक सर्कल है, यहाँ पे इसकी पाई यहाँ तक स्ट्रेंथ होती है, ओवरऑल आपके पास 2 पाई होती है। उसका सर्कमफ्रेंस अगर आप देखें तो उसका रेडियस r है, तो आपके पास ये आ जाता है 2 पाई r, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाता है? 2 पाई r। लेकिन कितने टाइम में कर रहा है? इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो एक आपके पास जनरल इक्वेशन थी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको जनरल इक्वेशन लिख दूं जिससे आपने टाइम जो है इसका कैलकुलेट करना है। तो वो आपके पास होती है S=VT, ठीक है। 9th क्लास में ये आप पढ़ते हैं, बार बार ये यूज होती है फिजिक्स में, जिससे आप फेमिलियर हैं। S=VT। अब T अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो S हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होता है, T जो है टाइम, और V जो है वो स्पीड होती है। तो आपके पास टाइम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, S/V। तो S यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r, जो कि 2 पाई S/V आएगा यहाँ पे, सॉरी। S/V। और S उसका क्या है? टोटल डिस्टेंस, उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, होल सर्कल का 2 पाई r, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है उसकी? v, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो कि वो मूव कर रहा है। तो ये आ गया 2 पाई r/v। तो इसको अगर हम करंट की इक्वेशन में टाइम की वैल्यू जो है वो पुट करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? I=E, ठीक है। तो वो EV बन जाएगा क्योंकि V डिवीजन में है, 2 पाई r/T डिवीजन में है। तो उसकी डिवीजन में हम जब लिखेंगे, डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रही हूँ, आप इसको देख लें कि E/T की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो 2 पाई r/V होगा, तो V ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी EV/2 पाई r, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास करंट की वैल्यू आ गई आपके पास कि अगर कोई भी
चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू स्पीड जो है वो v होगी, उसका रेडियस जो है उसके अकॉर्डिंग टू रीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के वो r होगा, तो उसकी करंट की जो वैल्यू होगी वो EV/2πr होगी। अब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें पता है कि वो इक्वल होती है म्यू इज इक्वल टू IA। अब I की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है और A से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया क्या होता है किसी भी सर्कुलर का, हमें पता है वो πr² होता है, ठीक है। तो अब I की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लें EV/2πr इंटू एरिया, आपके पास क्या आ जाएगा सर्कुलर लूप का, πr² मल्टीप्लाई बाय πr²। तो इसकी आप कर लें, ये πr² जो है वो r से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा EVR/2। अब हमने क्या करना है, इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। इसको जब हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी EMVR, m से हमने मल्टीप्लाई किया, MVR/2m, MVR/2m, ये आपके पास E है। हमने यहाँ पे लिख देना है, आपने वर्डिंग्स में भी लिख देना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m। तो ये आपके पास आ गया। हमने m से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि इक्वल होता है MVR के। तो ये जो MVR होगा वो आपके पास आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी E/L/2m। तो ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आप इसके साथ इस तरह से बार जो है वो लगा सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट लिखी थी, ये किस तरह से आप डेरिवेशन इसकी कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके भी इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें, बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की भी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है जैसा कि इलेक्ट्रॉन की होती है, हम लोगों ने देखा। दिस मीन्स दैट द ऑल्दो न्यूट्रॉन्स हैव अ नेट चार्ज ऑफ 0, लेकिन न्यूट्रॉन पे हमें पता है नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। अगर न्यूट्रॉन का ओवरऑल हम किसी भी सिस्टम का चार्ज उसमें देखेंगे तो उसका नेट चार्ज जो है वो 0 आएगा, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, हमने यही पढ़ा है। दे मस्ट बी कंपोज्ड, लेकिन अब उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होगी, किस वजह से होगी। They must be composed of even smaller bits that do have charge quarks। लेकिन अब हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होता है वो क्वार्ट्स से मिलकर बनता है, जिसमें टू डोन्स क्वार्ट्स होते हैं और 1 अप क्वार्ट्स होता है, ठीक है। तो अब वो क्वार्ट्स की वजह से उसमें चार्ज आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेट जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करता है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। यानी कि पहले तो यही कंसीडर किया जाता था ना कि आपका एटम जो है उसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेटर ऑन फिर कहा कि एटम को हम सब डिवाइड कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। फिर फर्दर ऑन बताया गया है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी क्वार्ट्स से मिलकर बनते हैं। उसकी भी फर्दर जो है वो डिवीजन आ गई कि जो आपके पास क्वार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाने के लिए, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बनाते हैं वो क्वार्ट्स से मिलकर बनते हैं। अब क्वार्ट्स की वजह से उसमें जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी न्यूट्रॉन्स में। इन द सेम वे दैट वी हैव एक्सप्रेस द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोहर मैग्नेट्रॉन, इसी वे में हम इसको भी करेंगे जिसमें हमने एक्सप्रेस किया था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की यूजिंग बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन को यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट की थी। वैसे ही अब हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, वी टिपिकली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यूजिंग द बोहर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने लिखनी है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बोहर मैग्नेट्रॉन को लिखते हुए। पहले हम लिखेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट,
के लिए क्या होगा, सिंपल बोहर मैग्नेट्रॉन आपको पता है म्यू बी से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो सिंपल जो आप इसका लिखते हैं म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन की बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन तो वो आप लिखते हैं उसको म्यू बी विच इज इक्वल टू ई एच कट ओवर 2mp। 2mp की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2m फॉर द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जब बोहर मैग्नेट्रॉन की बात करें। यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने म्यू को म्यू एन से रिप्लेस कर दिया और मास को मास ऑफ प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है, आप इसको खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर प्रोटॉन के लिए आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसका चार्ज नंबर जो है आपको फर्स्ट लेक्चर में वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वो आपने याद करनी है। चार्ज नंबर उसका लें। एच कट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एच कट किसके इक्वल होता है, एच बाई 2 पाई के। एच कट किसके इक्वल होता है हमारे पास, एच बाई 2 पाई। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको पता है हमारे पास क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। -34, ठीक है। पाई की वैल्यू भी आपको पता है कि क्या होती है, 3.14, या फिर आप इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज एच की भी आपको पता है, एच कट की, यानी कि यहाँ पे एच कट की वैल्यू भी पता है, चार्ज नंबर भी आपको पता है, प्रोटॉन पे क्या होगा या न्यूट्रॉन पे चार्ज नंबर 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैच नंबर प्रोटॉन का आपको पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी फॉर द प्रोटॉन, उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह से आप न्यूट्रॉन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या है, इट इज़ मेनली अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट does cause some small shifts in the hyperfine structure as well. All nuclei that have non-zero spin also possesses a non-zero magnetic moment and vice versa. अब इस सारी लाइन का क्या मतलब है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसमें आप जो है वो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए करते हैं, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें उसके लिए आप करते हैं फाइंड आउट। तो कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स जो है वो उसकी वजह से स्मॉल शिफ्ट होता है उसकी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में। ऑल न्यूक्लियाई नॉन जीरो स्पिन का मतलब कि उनकी जीरो स्पिन नहीं है, ठीक है। जो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स अगर हैं तो उनकी जीरो स्पिन नहीं होगी, यानी कि वो अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो स्पिन करेंगे, वो अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो स्पिन करेंगे। ठीक है। और अगर स्पिन उसकी नॉन जीरो नहीं है, यानी कि कोई ना कोई स्पिन होगी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटॉन के लिए हाफ स्पिन एंड जो न्यूट्रॉन है वो भी हाफ स्पिन है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो नॉन जीरो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एटम के न्यूक्लियाई में है तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हर एक जो है वो अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट कर रहा है, और दूसरे जो एटम्स हैं न्यूक्लियाई वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी, उनके रोटेट करने की वजह से, स्पिन करने की वजह से, तो वो भी नॉन जीरो होगी। अगर वो जीरो है तो फिर वो भी जीरो होगी, यानी कि उसके ऑपोजिट ऐसे होगा, लेकिन वो नॉन जीरो स्पिन होती है। द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट वेरीज फ्रॉम आइसोटोप टू आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो है वो वेरीज करती है अगर आइसोटोप्स के हिसाब से, कि अगर आपके पास आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का पास तो उसकी और वैल्यू होगी, अगर आपके पास ड्यूटियम आ जाता है हाइड्रोजन का तो उसकी और वैल्यू होगी, ट्रिटियम आ जाता है उसकी वैल्यू, और आइसोटोप टू आइसोटोप जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ विच द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बोथ इवन इन इट्स ग्राउंड स्टेट,
दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट आप लोगों को पता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट आप क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपके पास आती है 1/2 मेगा इस तरह से। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर ऐसा न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है वो इवन वैल्यू हो, जैसा कि आपको मैंने ये बताया हीलियम की अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें, तो इसमें देखें एटॉमिक मास इसका 4 होता है और इसमें प्रोटॉन नंबर 2 होते हैं, तो 4 - 2 2, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके पास इसमें इवन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है इवन होंगे। और इन द ग्राउंड स्टेट लोएस्ट एनर्जी स्टेट, तो तब आपके पास क्या होगी, द न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट आर बोथ ऑलवेज जीरो। जब आपके पास दोनों की वैल्यूज जो है वो इवन वैल्यूज होगी तो आपके पास उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। वो इसलिए कि आपके पास एक की नेगेटिव हाफ स्पिन होगी और एक की आपके पास पॉजिटिव हाफ स्पिन होगी। अगर उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो उनकी वैल्यूज इवन है, इक्वल है, तो फिर वो उनके पास आपके मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। इन केस विद ऑड नंबर्स ऑफ आइदर और बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अगर हमारे पास प्रोटॉन्स नंबर न्यूट्रॉन्स के लिए या प्रोटॉन्स के लिए ऑड नंबर होता है, तो फिर द न्यूक्लियस ऑफन हैज नॉन जीरो स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, फिर उसकी स्पीड जो स्पिन है वो जीरो नहीं होगी और मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है, जैसे कि अभी मैंने लिखा है, लिथियम में आपके पास जो है वो 6 होता है उसका एटॉमिक मास और 3 उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। 3 इज एन ऑड नंबर, तो 6 - 3 3 आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर। तो इस तरह के अगर आपके पास होंगे, या इसके बाद आप कोई और इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, एल्युमिनियम की भी ले सकते हैं, 27 है उसका और 13 उसका एटॉमिक मास है। तो और डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं जिसमें और नंबर्स हों, आइदर प्रोटॉन्स के हों या फिर न्यूट्रॉन्स के हों, तो उनकी जो स्पिन होगी वो नॉन जीरो होगी और मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। तो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की आपके पास वैल्यू जो है, ये फार्मूला है जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। द न्यूक्लियर एक्ट्स एज स्मॉल मैग्नेट्स इन अ न्यूक्लियस, जैसे इलेक्ट्रॉन एज अ स्मॉल मैग्नेट जो है वो एक्ट करता है, इसी तरह से जो न्यूक्लॉन्स होंगे यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो भी न्यूक्लियस में एज अ स्मॉल मैग्नेट्स जो है वो एक्ट करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, अब उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है, इज मेजर्ड बाय देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स, स्पिन हाफ पार्टिकल्स का मतलब कि जो आपके पास प्रोटॉन्स होता है सच एज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी स्पिन हाफ होती है, यानी कि 1/2 -1/2 + 1/2, इसका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। तो वो जो हाफ स्पिन पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। अब उसका फार्मूला हमारे पास है EH/2 MP, अगर प्रोटॉन के लिए हम देखें तो 2 MP। तो यहाँ पे E की वैल्यू, चार्ज नंबर की वैल्यू जो है उसकी यहाँ पे लिख लें आप 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई एच कट की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको h/2 की वैल्यू पुट करके उसकी कैलकुलेट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 × मास ऑफ द प्रोटॉन, तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगी न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, जो कि इक्वल है 5.505 × 10⁻⁻27 जॉल पर टेस्ला। तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। इंट्रिंसिक का मतलब कि जो कि खुद ब खुद बाय नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वजह से हम उसको कहते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। सेकेंड इसका है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज पैरेलल टू इट्स स्पिन बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, तो लेकिन अगर सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, वो पैरेलल होगी इसकी स्पिन। मैग्नेटिक मूवमेंट टू इट्स स्पिन बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। द प्रोटॉन इज कम्पोज्ड ऑफ 3 क्वार्ट्स, जैसे कि आपको लास्ट में मैंने बताया कि प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्ट्स से मिलकर बनता है, 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्ट्स से। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस क्वार्ट्स इज यूज्ड टू कंप्यूट द मैग्नेटिक ऑफ प्रोटॉन। अब इन क्वार्ट्स की वजह से वो जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो प्रोटॉन की जो है वो कंप्यूट हम कर सकते हैं। क्वार्ट्स को यूज़ करते हुए, क्वार्ट्स की मैग्नेटिक मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए हम प्रोटॉन की जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इज इक्वल टू, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू जी म्यू एन आई ओवर एच कट। अब म्यू एन आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है, जो भी हमने लास्ट में फाइंड की म्यू एन, ठीक है। अगर प्रोटॉन के लिए तो ये तो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन वैसे ही आएगी आपके पास, लेकिन अगर प्रोटॉन के लिए करनी है तो यहाँ पे म्यू पी आप म्यू एन लिख सकते हैं। तो वो जी इज़ अ इफेक्टिव फैक्टर होगा एक, ये इंट्रोड्यूस हम यहाँ पे करवाते हैं, इफेक्टिव फैक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो स्पिन, अगर आप स्पिन मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो डिफरेंट होगी, अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से देख रहे हैं तो फिर और होगी, अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से है तो फिर और होगी, ठीक है। आई आपके पास यहाँ पे करंट एज कट की वैल्यू, वेयर आई इज न्यूक्लियर स्पिन, सॉरी यहाँ पे आई जो है वो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन को शो करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी, एंड जी इज इफेक्टिव फैक्टर होगा। इट्स वैल्यू फॉर प्रोटॉन इज, प्रोटॉन के लिए जो जी की वैल्यू होगी वो 5.5857 होगी, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, ये हम कैलकुलेट नहीं यहाँ पे कर रहे, ठीक है। हमने जो कैलकुलेट करना था वो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन करना था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, या फिर हम उससे बता सकते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन से प्रोटॉन के लिए उसकी क्या वैल्यू है और न्यूट्रॉन के लिए, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। जी एल यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जी इफेक्टिव फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो प्रोटॉन में की 1 होगी, और स्पिन के लिए 5.58। अगर ये हम स्पिन के लिए करेंगे जी एस कर देंगे, अगर हम ऑर्बिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर हम जी एल कर देंगे। तो ये आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। इसी तरह मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो हम देख सकते हैं। द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये भी इंट्रिंसिक का मतलब कि जो बाय नेचर है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगी उसकी, उसको हम कहेंगे, ठीक है। इट्स मेजर वैल्यू इज, अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स होती है ये हमारे पास किस वजह से होती है, जब वो कोई भी आपके पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन वो स्पिन मोशन करता है उसकी वजह से वहाँ पे वो रोटेट करता है अपने एक्सिस के अलोंग, अगर तो वहाँ पे जनरेट होती है नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं वहाँ पे, उस वजह से होती है। लेकिन अब न्यूट्रॉन पे हमें पता है कि कोई भी चार्ज नहीं होता, और नॉर्थ एंड साउथ पोल को हमें पता है कि मोनोपोल बनाना बहुत मुश्किल है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर उसकी जो क्वार्ट्स की वजह से जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है उसकी मदद से जो हम मेजर करते हैं वैल्यू, वो जो वैल्यूज़ है मेजरेबल वैल्यूज़ वो -1.9130 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, ये वैल्यूज़ की आती है, ठीक है। दैट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस मैग्नेटिक मूवमेंट वाज पजलिंग बिफोर क्वार्ट मॉडल, जब तक क्वार्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था उससे पहले तक हम जो है न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बारे में नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं बता सकते थे, मुश्किल था बताना, एक पजल था, ठीक है। लेकिन जब क्वार्ट्स का बताया कॉन्सेप्ट आया, ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि क्वार्ट्स जो है वो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक और जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं चार्जेस जिनसे मिलके वो बनते हैं, जिनको हम क्वार्ट्स कहते हैं। तो देन हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा। नो द न्यूट्रॉन इज कम्पोज ऑफ 3 क्वार्ट्स, न्यूट्रॉन हमें पता है 3 क्वार्ट्स से मिलकर बनता है, 2 इसमें जो है वो डोन क्वार्ट्स होते हैं और एक अप क्वार्ट्स होता है। एंड द कम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस क्वार्ट्स इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। अब उन क्वार्ट्स की वजह से जो उसका कम्बिनेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स बनती है, उसकी वजह से हम उसकी न्यूट्रॉन की जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बता सकते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द न्यूट्रॉन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम न्यूट्रॉन को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे टॉर्क जो है वो एक्ट करता है अलाइन इट्स ऑपोजिट स्पिन द मैग्नेटिक मूवमेंट्स, और वो ये किस लिए कि हम देखना चाह रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स की जो है वो मूवमेंट है कि नहीं, क्योंकि उस पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो फिर हमें किस तरह से पता चलेगा कि उसमें भी जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो उसके लिए अगर हम उसको न्यूट्रॉन को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, तो वहाँ पे टॉर्क जो है वो एक्ट करता है जो कि एक्सटर्नल फील्ड अलाइंस इट्स ऑपोजिट स्पिन द मैग्नेटिक मूवमेंट, वो शो करती हैं कि वो ऑपोजिट स्पिन है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की, जो कि न्यूट्रॉन की है। अब न्यूट्रॉन के लिए वही फार्मूला जी म्यू एन आई ओवर एच कट आई इज द न्यूक्लियर स्पिन एंड जी इज इफेक्टिव फैक्टर एंड इट्स वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन इज जी एस इज इक्वल टू -3.8260, ठीक है। उसके लिए सेपरेट वैल्यू थी कैलकुलेटेड, इसके लिए सेपरेट है अगर स्पिन के लिए करेंगे, और जी एल ऑर्बिटल के लिए इसका 0 होगा फॉर न्यूट्रॉन, क्योंकि ये ऑर्बिट्स में इवॉल्व नहीं कर रहा है, तो इसके लिए जी एल की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन हम लोगों ने
नो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड फार्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। एग्जांपल्स उससे रिलेटेड हम लोगों ने की, और हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उसको डिस्कस किया एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसको डिस्कस किया। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, एंड this is the reference books related to these topics. You can go and search these books and for more details. And thank you so much. If you have any problem, thank you, and you can comment me on comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.